आइए हम आज चर्चा करते हैं भारतीय दंड संहिता आईपीसी इंडियन पैनल कोड की। देखिए, भारतीय दंड संहिता जो है वो भारत के अंदर किसी भी नागरिक द्वारा किए गए अपराधों की परिभाषा में दंड का प्रावधान करती है। आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर का आर्टिकल था वो हटाने के बाद में ये संहिता पूरे देश में लागू हो गई। ये भारतीय दंड संहिता आईपीसी जो है वो ब्रिटिश काल में सन 1862 में लागू हुई थी। इसके बाद इसमें समय समय पर कुछ चेंजेस हुए, संशोधन हुए। हालांकि कुछ चेंजेस और संशोधन नहीं हुए, इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। आईपीसी में कुल अब बात करें तो 23 चैप्टर्स हैं और 511 धाराएं हैं। क्या आप जानते हैं कि जो फर्स्ट लॉ कमीशन जो था, प्रथम विधि आयोग, वो कब लागू हुआ था? ये लागू हुआ था 1834 में। फर्स्ट लॉ कमीशन जो प्रथम विधि आयोग था उसके फर्स्ट लॉ कमीशन के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड मैकाले, इनकी अध्यक्षता में आईपीसी का ड्राफ्ट तैयार किया गया था। और बात करें तो आईपीसी जो है वो 6 अक्टूबर 1860 को जो कानून था वो संसद में पास किया गया था और 1862 में इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। आपको बता दें कि देश में आईपीसी से बड़ा कोई भी दांडिक कानून नहीं है। आजकल समाचार पत्रों, चैनलों और अन्य सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इन सब में हम देश विदेश हर जगह आपराधिक जो गतिविधियां हैं उनके बारे में पढ़ते हैं और सुनते भी हैं। जैसे बलात्कार, हत्या, डकैती, लूट, चोरी आदि। इन्हीं अपराधों से पीड़ित लोगों को न्याय प्रदान करने और कुछ अपराधियों को दंडित करने के लिए हर देश ने कुछ न कुछ कानून लागू किए। भारत के नागरिक के रूप में देश के कानून के बारे में यह जानना महत्वपूर्ण ही नहीं, उनसे अच्छी तरह अवगत करना भी ज़रूरी है कि किस अपराधों को क्या सजा दी जाती है। उससे भी पहले हम ये जानना चाहते हैं कि अपराध होते क्या हैं। आपको ये जानना ज़रूरी है इससे पहले कि अपराध होते क्या हैं। देखिए, अपराध जो है वो आईपीसी के सेक्शन 40 में इसको परिभाषित किया गया है। आईपीसी और सीआरपीसी जो एक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आईपीसी और सीआरपीसी जो है इसमें मुख्य अंतर क्या है। आईपीसी जो है वो अपराध की परिभाषा करती है और दंड का प्रावधान करती है, यानी इट डिफाइंस ऑफेंसेस एंड प्रोवाइड्स पनिशमेंट फॉर इट। और वहीं सीआरपीसी जो है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, वो आपराधिक मामलों के लिए प्रक्रियाओं के बारे में बताती है। क्या आप जानते हैं कि अपराध होता क्या है? आइए इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए सड़क पर 5 लोगों ने किसी आदमी को रोका और डरा धमका कर उससे उसका पर्स, चैन, घड़ी आदि छीन लिया और अखबार में ये खबर छपती है कि 5 लोगों ने एक आदमी को सरेआम लूटा। तो क्या ये लूट है? अब ये जानने के लिए कि ये कौन से अपराध हुए, इसके लिए आईपीसी में क्या प्रावधान किए गए हैं और इसका अध्ययन जो है आईपीसी के जो अध्याय हैं, चैप्टर्स हैं, उनमें करना होगा। आईपीसी के अनुसार अगर 5 लोग कहीं मिलकर लूट करते हैं तो वह डकैती होती है। यानी उन 5 लोगों ने जो उस आदमी को रोककर उसका सामान छीना था, घड़ी छीनी थी, पर्स छीना था, तो वो जो है वो डकैती थी, ना कि लूट। आईपीसी के अनुसार 2 लोग कभी भी डकैती नहीं कर सकते। डकैती के लिए कम से कम 5 लोगों का होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। और अगर कोई चोरी करता है तो आईपीसी के सेक्शन 379 के तहत 3 साल का कारावास और जुर्माना हो सकता है। लेकिन अगर किसी घर या बिल्डिंग या परिसर में हम देखते हैं चोरी होती है तो इसमें आईपीसी की धारा 380 के तहत 7 साल का कारावास हो सकता है। अब अपराध क्या होता है, क्या सज़ा होती है, उस अपराध के बारे में आप जान ही गए होंगे। लेकिन इसके लिए क्या प्रक्रिया होगी, कैसे अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा, कैसे सबूत इकट्ठा किया जाएगा, कैसे जमानत दी जाएगी, कैसे जमानत की एप्लीकेशन दी जाएगी, जमानत की एप्लीकेशन कहाँ दी जाएगी, वकील और मजिस्ट्रेट के कार्य क्या है, गिरफ्तारी के तरीके क्या होंगे। तो ये सब के जो प्रक्रिया है, ये जो आईपीसी इंडियन पैनल कोड में ना होकर ये सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर लॉ में होती है। ये एक प्रक्रिया है और ये सीआरपीसी में है। इनका वर्णन किया जाता है, जैसे जांच, परीक्षण, जमानत, गिरफ्तारी, पूछताछ आदि के लिए जो प्रक्रियाएं होती है वो सीआरपीसी में इसका वर्णन किया गया है। अब ये तो थी मोटा मोटे रूप से आईपीसी के बारे में इंट्रोडक्शन। लेकिन अब इसकी जो 511 धाराएं हैं उनका अध्ययन हम आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं। आईपीसी जो सेक्शन 1 है उसमें दिया गया है कि धारा 1 ये है कि आईपीसी का प्रारंभ, विस्तार, नाम, इनके बारे में। तो आईपीसी का जो नाम है वो भारतीय दंड संहिता
के रूप में इसका नाम है। और ये इसका प्रारंभ जो है वो 1862 में लागू हुई थी आईपीसी। और ये कहाँ पर लागू होती है, ये देखिए पहले जो था जब जम्मू कश्मीर का जो 370 अनुच्छेद था उसको हटाने से पहले ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, लेकिन उसको जब हटा दिया गया है तो अब ये संपूर्ण भारत पे लागू हो गई है। तो धारा 1 में यही दिया गया है। अब धारा 2 में आते हैं तो धारा 2 में जो है वो इसमें दिया गया है कि भारत के भीतर के अपराधों के लिए दंड का प्रावधान है। तो आईपीसी धारा 2 के अंतर्गत जब कोई नागरिक, भारत का नागरिक भारत के अंदर, भारत के भीतर जब कोई अपराध करता है तो उसके दंड का प्रावधान भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत ऐसे किया जाएगा जैसे मानो वह भारत के भीतर किया गया। आईपीसी का जो सेक्शन 3 है इसमें हम ये जानते हैं कि भारत से परे किए गए लेकिन उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, यानी भारत से किए गए जो कोई अपराध होगा, जो कोई व्यक्ति भारत के भीतर, भारत से परे जाकर कोई अपराध करता है तो उसका जो दंड है, दंड का प्रावधान है वो इस तरह से किया जाएगा तो भारतीय विधि के अनुसार विचारण का पात्र होगा। जैसे ऐसा माना जाएगा कि वह अपराध भारत के भीतर किया गया है। अब आईपीसी सेक्शन 4 है, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। आईपीसी देखिए, आईपीसी सेक्शन 4 क्या बोलता है कि राज्य क्षेत्रांतरित अपराधों पर संहिता का विस्तार करें हम। तो आईपीसी सेक्शन 5 में दिया गया है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाले जाना। इसका अर्थ क्या है कि इस अधिनियम की कोई बात जो है वो भारत सरकार की किसी सेवा के कोई अफसरों या नौसैनिकों या सैनिकों या वायु सैनिकों या विद्रोही सैनिकों या किसी विशेष या तथा स्थानीय विधि पर प्रभाव नहीं डाली थी। लेकिन विशेष या स्थानीय विधि जो है इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। धारा 41 में और 42 में इसका डिस्कस आएगा, तो इसका डिस्कस हम आगे करेंगे। और धारा 6 में जो आईपीसी सेक्शन 6 है इसमें कुछ अपवाद हैं, इनका वर्णन किया गया है, वो मोटी रूप से हम देख लेंगे। और धारा 7 जो है वो 7 में दिया गया है कि एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, यानी इसका कहने का मतलब है कि इस अधिनियम में एक बार कोई शब्द प्रयुक्त हो गया है तो वो पूरे अधिनियम में, पूरे एक्ट में उसी के द्वारा उसका प्रयोग किया जाए। आईपीसी सेक्शन 8 की हम बात करें, धारा 8 की बात करें तो इसमें लिंग के बारे में बताया गया है, यानी पुल्लिंगवाचक शब्द जो जहाँ प्रयोग किए गए हैं वहाँ वे हर व्यक्ति के बारे में लागू होंगे, चाहे वे नर हो चाहे नारी हो। अब धारा 9 की बात करें तो धारा 9 में वचन के बारे में दिया गया है। वचन से यहाँ पर जो हम कह सकते हैं कि जब तक कि संदर्भ से पृथक प्रतिकूल न हो, एक वचन के अंदर बहुवचन आएगा और बहुवचन के अंतर्गत एक वचन आएगा। इसके बाद हम धारा 10 पर डिस्कस करते हैं। धारा 10 में पुरुष और स्त्री के बारे में बताया गया है, यानी पुरुष और स्त्री कहने का मतलब है कि किसी भी आयु का मानव नर जो है वो पुरुष के अंतर्गत आएगा, और किसी भी आयु के मानव स्त्री है वो जो है स्त्री शब्द के अंतर्गत आएगी। चाहे आयु कितनी भी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, हम उसे स्त्री के अनुसार ही मानेंगे। और अगर मानव नर होगा, पुरुष होगा, तो वह चाहे किसी भी आयु का हो उसे हम पुरुष ही मानेंगे आईपीसी सेक्शन 10 के अनुसार। और आईपीसी 11 की हम बात करें तो 11 में व्यक्ति शब्द जो है उसका वर्णन किया गया है। व्यक्ति शब्द से कोई भी कंपनी, संगम या व्यक्ति निकाय हो, चाहे वह निगमित हो या अनिगमित, वो जो है व्यक्ति शब्द के अंतर्गत आएगा। और आईपीसी सेक्शन जो 12 है उसमें लोक शब्द का प्रयोग किया गया है। लोक से आशय है कि कोई भी वर्ग या समुदाय के जो होता है वो लोक के अंतर्गत आएगा। और धारा 13 जो है क्वीन जो है वो अभी इसे रिपील्ड कर दिया गया है एक्ट से। ये किसके एक्ट किया गया है? अनुकूलन आदेश जो है 1950 द्वारा इसे निश्चित रिपील्ड किया गया है। और आईपीसी सेक्शन में अब 14 की बात करें, 14 में दिया गया है कि सरकार का सेवक, यानी सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सरकार का सेवक, इसे क्या समझते हैं हम? इसे हम समझते हैं कि सरकार के प्राधिकार के अनुरूप भारत के भीतर नियुक्त किए गए किसी भी ऑफिस का जो सेवक होता है उसे हम सरकार का सेवक मान सकते हैं आईपीसी के तहत। और धारा 15 जो है उसमें ब्रिटिश इंडिया की परिभाषा दी गई है, जो कि विधि अनुकूलन आदेश 1937 के द्वारा निश्चित रिपील्ड कर दी गई है। सर चलिए, आज हमने सेक्शन 15 तक कर लिया है। आईपीसी सेक्शन 16 से आगे कंटिन्यू हम नेक्स्ट में करेंगे।